हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 11-12 के लिए हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है एस्पायर IQ, जिस पे हम वीकली कुछ लेक्चर अपलोड करेंगे, जिसमें क्लास 11th और 12th के मैथ के लेक्चर रहेंगे। NCERT प्योर CBSE NCERT। हमारा प्लान क्या है कि हम आपको पहले ये लेक्चर कवर करा देंगे पूरा। अभी मेरा टाइमली फोकस है क्योंकि दिसंबर चल रहा है, 12th के बच्चे का बोर्ड है, तो मेरा मेन फोकस मैं अभी 12th पे ही फोकस करूँगा। 12th ख़त्म करेंगे, फिर 11th भी ख़त्म कर देंगे विद टाइम। देन वी विल गो CUET, देन वी विल गो 11th, राइट। ये ऑर्डर इसलिए क्योंकि अभी बोर्ड एंड CUET आएगा, तो 11th के बच्चे तो नेक्स्ट ईयर से ज्वाइन कर ही सकते हैं आराम से, उनके बहुत बहुत टाइम है। तो दिस इज़ अवर ऑर्डर। एंड हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको PPT जिसमें आपकी थ्योरी रहेगी। बुक खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये थ्योरी पढ़ लेना आप, ये इनफ है। क्वेश्चंस PDF दे देंगे आपको क्वेश्चंस के हम, और हम आपको देंगे NCERT की, मतलब NCERT क्वेश्चन नहीं होंगे, लेवल NCERT का रहेगा। और एक PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे CUET एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जो भी CUET की तैयारी करना चाह रहा है, या फिर अपने बोर्ड के लिए भी आप कर सकते हो, राइट। डेडिकेट चैनल है, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा मैं अपना आपका। इस पर आपको कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करना है, ठीक है। और आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टाइमली हम आपके उन क्वेश्चंस का एक लाइव सेशन नहीं रखेंगे। लाइव सेशन में डाउट डिस्कस करेंगे, ऐसे इमेज ग्रुप में इमेज शेयर नहीं करेंगे हम लोग, आप लोग आपस में कर सकते हो, राइट। और मैं आपको एक टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा ग्रुप का, राइट, जहाँ आप डिस्कस कर सकते हो। तो इट्स योर चॉइस, आप टेलीग्राम पे ऐड होना चाहते हो या व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हो। टेलीग्राम इज आई थिंक मोर सेफ, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, तो आई थिंक अब स्टार्ट करते हैं क्लास 11th। मैं 12th को ही फोकस करूंगा, लेकिन ये जब मेरा जो मेन फोकस है, मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th के, लेकिन उससे पहले मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म करूंगा क्लास 11th की। वो क्यों? क्योंकि वो आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगी, तभी आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो PNC चैप्टर है क्लास 11th का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। उसमें जो पहली थ्योरम है, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मैं 11th के लिए भी लाइव कर दूंगा। आपको कितना देखना है वो आपकी चॉइस है, आप जितना मन करे उतना देखो, इसको स्किप कर दो। एटलीस्ट थ्योरी देखो, क्वेश्चन करने का तरीका देखो, दो चार चीज आप देख लेना। मेरा क्वेश्चन करने का तरीका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंट है कंपेयर टू अदर टीचर्स, राइट। तो स्कूल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, तो आप देख लेना मैं कैसे क्वेश्चन सोल्व करूंगा। और 12th के लिए बच्चों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, वो अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें, क्वेश्चंस देख लें एटलीस्ट मेरे, कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, राइट। ठीक, चलो। तो पहली ये थ्योरम है क्लास 11th में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, वो दो तरीके से होंगे आपके। एक तो इससे हो जाएंगे बेसिक, सारे क्वेश्चन इससे नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कभी नंबर बहुत बड़े होंगे तो काउंटिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। छोटे क्वेश्चन इससे हो जाते, छोटे नंबर्स के। फिर सेकंड मेथड होगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से भी हम देखेंगे कि फॉर्मूले से कैसे सोल्व होते हैं। तो पहले इसको समझते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या। पहले तो डेफिनेशन ही पढ़ लो। इफ एन इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज, मतलब कोई इवेंट है जो एन तरीके से हो सकती है, फॉलोइंग विच, उसके बाद दूसरी इवेंट है जो एन डिफरेंट तरीके से हो सकती है, इन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि दोनों इवेंट हो जाए, तो वो बोल रहा है कि n क्रॉस n वेज हैं कि दोनों इवेंट हो जाए, राइट। इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसको समझते हैं ये कहना क्या जा रहा है। सपोज करो एक इवेंट है,
एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है। मैं बता रहा हूँ इवेंट E1 क्या है। इवेंट E1 ये है कि आप होम से स्कूल जाना है, जिसमें आपको 3 तरीके हैं आपके। 3 तरीकों से आप घर से स्कूल जा सकते हो। पहला तरीका क्या है? साइकिल यूज़ करके। दूसरा तरीका क्या है? स्कूल बस। तीसरा तरीका क्या है? अपनी पर्सनल कार। राइट? ये 3 तरीके हैं आपके पास। चलो, अब ये तो है इवेंट E1। इवेंट E2 क्या होगा? इवेंट E2 क्या होगा? इवेंट E2 क्या होगा? स्कूल टू होम। स्कूल टू होम। लेट्स से यहाँ पे 2 वेज हैं कि आप साइकिल से ही वापस आ गए या फिर बस से ही। मैं इसको 4 कर देता हूँ। एक काम करते हैं, एक हाइपोथेटिकल केस मान लेंगे हम। या कार से ही वापस आ गए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये 4 तरीके हैं यहाँ पे। ओके। अब किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, लेट्स से आप भूल जाओ कि अब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो। इन जनरल बताओ मुझे तो। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप घर से स्कूल जाते हो और स्कूल से घर जाते हो, और ये ही वेज हैं आपके, ये जो मैंने आपको समझाया है कि 3 वेज है जाने के और 4 वेज हैं आने के। तो कितने तरीके से ये इवेंट हो जाएगी, मतलब E1 E2 हो जाएगा, E1 भी हो जाएगा और E2 भी हो जाएगा। मतलब आप स्कूल से घर चले जाओगे, घर से स्कूल चले जाओगे, स्कूल से घर चले जाओगे। राइट? मतलब होम से स्कूल और स्कूल से होम। ठीक है, तो कितने तरीके हैं? बाय फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो आप समझ गए कि E1, जब उसने बोला M वेज, तो M मेरा क्या है यहाँ पे? 3 वेज। नेक्स्ट इवेंट अगर मैं आपको फॉर्मूले से बताऊं, N वेज, 4 वेज। राइट? तो उसने बोला था E1 E2 किस, E1 एंड E2 के होने के कितने तरीके हैं? 3 into 4। तो 12 वेज आने चाहिए आपके। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फॉर ए टाइम बीइंग इसको भूल जाओ कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो। आप तो सिंपल एक विलेज, गांव के पर्सन हो। ठीक है, नॉर्मल पर्सन हो, मैं गांव नहीं बोलूंगा। एक नॉर्मल पर्सन हो जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता। ठीक है, अब तो बेसिकली बताओ कि कितने तरीके हो सकते हैं, ऐसे ही काउंट करो। तो हम काउंट करते हैं। देखो पहला तरीका, साइकिल। मैं ना इसको साइकिल का मैं CY लिखूंगा कि ये E1 इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं E1 इवेंट ही लिखूंगा। राइट? और यहाँ पे मैं E2 इवेंट लिखूंगा। तो साइकिल से गए, साइकिल से ही वापस आ गए, एक तरीका तो ये हो गया। अभी मैं साइकिल को फिक्स कर लेता हूँ E1 में। E1 में मैंने क्या किया? साइकिल को फिक्स कर दिया। साइकिल से गए, बस से वापस आ गए। फिर साइकिल से गए, कार से वापस आ गए। साइकिल से गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वापस आ गए। तो आप समझ रहे हो, ये 4 तरीके हो गए। 4 तरीके काउंट हो गए। तो ऐसे ही इन द सेम वे, जब देखो आप एक के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब एक साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग आपको 4 तरीके मिल रहे हैं, सेम बस के कोरस्पॉन्डिंग भी आपको 4 ही तरीके मिलेंगे, सेम कार के कोरस्पॉन्डिंग भी आपको 4 ही तरीके मिलेंगे। तो 4 यहाँ से आए, 4 तरीके यहाँ से आए, 4 तरीके यहाँ से, टोटल कितने तरीके हो गए? इनको ऐड कर देंगे, 12। तो यही तरीके हैं। काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ कि टोटल तरीके वो हैं कौन कौन से। राइट? तो जस्ट गिव मी a मिनट। चलो, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे काउंटिंग आसान पड़ जाए। ओके, ठीक है, इतना स्पेस बहुत है मेरे लिए। तो 4 तरीके मैंने ये आपको काउंट करके दिखाए। अब सेम वे, बस मैं एक और बताऊंगा। बस को मैंने फिक्स कर दिया,
बस को मैंने फिक्स कर दिया, तो बस के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, साइकिल आ जाएगी, फिर बस ही आ जाएगी, और फिर कार आ जाएगी, और फिर पब्लिक आ जाएगा। तो फिर 4 तरीके हो गए, राइट? पहले से 4 तरीके ये थे, अगले 4 तरीके वहाँ कार आ जाएगी, मतलब यहाँ पे बस की जगह कार आ जाएगी, सेम पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, राइट? तो ये 12 तरीके हैं, लेकिन आप मैनुअली तो काउंट नहीं करोगे ऐसे लिख लिख के, ऐसे तो काउंट नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूले बनाए गए हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें क्या बोला गया है कि एक इवेंट E1 है जो n तरीके से हो सकती है, दूसरी इवेंट E2 है जो n तरीके से हो सकती है, दोनों इवेंट हो जाएं तो उसके कितने तरीके हैं, m क्रॉस n। अब इसको मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोलते हैं, ठीक है, क्यों यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, एक एडिशन रूल भी होता है। एडिशन रूल क्या है, देखो मैं बताता हूँ एडिशन रूल क्या है। इवेंट E1 को करने के कितने तरीके थे आपके पास, 3 तरीके थे, है ना? पहला तरीका क्या था, कार। दूसरा तरीका क्या था, बस। तीसरा तरीका था साइकिल। इवेंट E1 हो जाए, इवेंट E1 ही हो जाए, तो एक तरीका ये रहा, एक तरीका ये रहा, एक तरीका ये रहा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इवेंट E1 हो जाए, तो आपके पास इवेंट E1 को करने के कितने ऑप्शन है, आपके पास इवेंट E1 को करने के बाद कितने ऑप्शन है, या तो कार को चूज करोगे, या आप बस को चूज करोगे, या आप साइकिल को चूज करोगे, तो 1+1+1=3, राइट? अब देखो मैंने ना स्ट्रेस दिया, या तो या फिर ऑप्शन वर्ड बोला मैंने। तो एडिशन थ्योरम में जब मैं यहाँ पे 2 फीलिंग आएगी आपको, मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ एडिशन थ्योरम कैसे काम करेगी। इसको क्लीन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक एग्जांपल है इससे। अब समझते हैं एडिशन थ्योरम, ठीक है, एडिशन थ्योरम समझते हैं। तो एडिशन थ्योरम में क्या है, यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे एडिशन होगा, वहाँ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट? वही फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के अंदर ही आते हैं दोनों को दोनों, ठीक है। एडिशन समझते हैं, देखो सपोज करो एक इवेंट E1 है और एक इवेंट E2 है, इसको करने के तरीके m वेज, इसको करने के तरीके n वेज, राइट? अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से मतलब ये कोई वर्क है जो 2 इवेंट से, या तो इस इवेंट से हो जाएगा या इस इवेंट से भी हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ काम हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि ये वर्क हो जाए कैसे भी, मुझे नहीं, मुझसे मतलब नहीं है E1 कर रहा है E2 कर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो कितने तरीके हैं, m+n, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे देखो और आ रहा है, और वर्ड आ रहा है क्या? तो जहाँ पे और वाली फीलिंग होती है वहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, वहाँ एडिशन थ्योरम लगेगी, और जहाँ पे एंड वाली फीलिंग होती है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। देखो जब मैं बोल रहा था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोल रहे थे वहाँ पे भी 2 इवेंट ही थी, लेकिन मैंने बोला था कि E1 हो जाए और E2 भी हो जाए, मतलब आप स्कूल से घर चले जाओ और घर से स्कूल चले जाओ, ये पूरी इवेंट थी, मतलब ये घर से स्कूल, स्कूल से घर, ये दोनों इवेंट होनी चाहिए। तो उसके तरीके कितने हुए, m×n, उसके तरीके कितने थे, m×n। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि आपको जाना है, चाहे आप स्कूल से घर चले जाओ या स्कूल से घर जाओ, स्कूल से घर चले जाओ या घर से स्कूल चले जाओ, मतलब E1 हो जाए या E2 हो जाए, मेरा काम हो जाएगा। तो वहां पे कितने तरीके हैं आपके पास, m+n वेज, राइट? सिंपल एडिशन। तो ये याद रखो, जहाँ पे और वाली फीलिंग आएगी वहाँ एडिशन करना है आपको, जहाँ एंड वाली फीलिंग आएगी वहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है। और मैं इसको समझाता चलूंगा बार बार कि एंड आ रहा है, और वाली फीलिंग आ रही है, राइट? ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहाँ पे ओवर हो जाती है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा।
अब जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन बताऊँगा तो मैं आपको दोनों थ्योरम बताता रहूँगा कि यहाँ पे देखो एडिशन लग गई, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन लग गई, ऐसे बताता चलूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इसके अलावा हम क्वेश्चन बाहर से नहीं लेंगे, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही लेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स रोज where the repetition of the letter is not allowed। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 सोल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फोर लेटर वर्ड्स है, फोर लेटर का वर्ड बनाना है आपको। तो चार बॉक्स ये हमारे आ गया, चार लेटर हो गए, 1 2 3 4। लेटर कौन से हैं आपके पास? रोज। तो आर है, ओ है, एस है, ई है। और रिपीटेशन लाउड है, रिपीटेशन लाउड का मतलब क्या है कि आर को आप दो बार यूज नहीं कर सकते, सेम वे ओ को, एस को, ई को। एक वर्ड एक बार ही यूज होगा, उसके बाद यूज नहीं होगा। अब समझो, ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की। अब इसको कैसे समझो कि ये एक इवेंट है E1, ये एक इवेंट है E2, ये एक इवेंट है E3, ये एक इवेंट है E4, ठीक है। ये चार इवेंट है, ये चार बॉक्स हैं आपके पास, इसमें आपको एक एक लेटर रखना है। ऐसे समझ लो इस क्वेश्चन को कि चार बॉक्स हैं आपके पास, इसमें आपको एक एक लेटर उठा के रखना है। आपके पास चार लेटर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और जैसे ही आप एक लेटर यूज कर लोगे, वो लेटर दोबारा यूज नहीं होगा, ये कंडीशन अप्लाई करनी है, राइट। तो देखो, इसको फिल करने के, पहले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं आपके पास, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, या तो आर भरोगे, देखो या तो आप आर को लिखोगे प्लस, या तो फिर आप ओ को लिखोगे प्लस, या फिर आप एस को लिखोगे प्लस, या तो फिर आप ई को लिखोगे। या तो बोल रहा हूँ, देखो मैं 1 + 1 + 1 + 1 4 वेज, ठीक है। तो पहले प्लेस को भरने के चार तरीके हैं, सिंपल है, मतलब मैं ये भी ना बताऊं तो भी आपके पास चार लेटर हैं, चार में से आप कोई भी एक उठा सकते हो, तो चार ही तरीके हुए। तो यहाँ पे आपने चार लिख दिया। एक इवेंट E1 फिल हो गई क्या? E1 डन, चार तरीके से हो गई है, 4 वेज। अब मुझे E2 भी करनी है, राइट, E2 भी करनी है। अब एक लेटर फिल हो चुका है, एक लेटर फिल हो चुका। अब कितने लेटर बचे आपके पास? तीन लेटर बचे हैं। तीन लेटर कोई भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, ये भी याद रखना। वो तीन लेटर कोई भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे पता है बस तीन लेटर बचे हैं। जब पहले हमारे पास चार लेटर थे तो चार तरीके थे, अब मेरे पास तीन लेटर बचे हैं, तो इस सेकंड बॉक्स को या सेकंड इवेंट को फिल करने के तरीके हैं, तीन तरीके हैं, ठीक है। अब दो बॉक्स फिल हो गए, यानी कि दो लेटर बचे हैं, दो फिल हो चुके हैं, तो ये वाली इवेंट भी डन हो गई। और ये कितने तरीके से हुई है? थ्री वेज। नेक्स्ट इवेंट E3 है, ये थर्ड बॉक्स है, दो लेटर यूज हो गए, दो लेटर बचे हैं, तो इसको करने के कितने तरीके होंगे? टू ही होंगे, जितने लेटर मेरे हाथ में हैं। और जो लास्ट इवेंट है, इसमें आपके पास एक ही लेटर बचा हुआ है, क्योंकि चार थे, तीन फिल हो गए, एक लेटर बचा है, तो उसको उठा के आप फिल कर दोगे, उसका एक ही तरीका है, राइट। तो जहाँ पे मैं नंबर फिल कर रहा हूँ ना, ये तरीके फिल कर रहा हूँ कि चार तरीके, राइट, तीन तरीके, ये मैं वेज फिल कर रहा हूँ, ये कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं फिल कर रहा हूँ मैं, ये तरीके फिल कर रहा हूँ। अब देखो, अब इवेंट, चार इवेंट है यहाँ पे, चारों की चारों होनी चाहिए क्या, तभी तो एक नंबर बनेगा या एक लेटर बनेगा। यहाँ पे एंड आ रहा है क्या, कि चारों की चारों इवेंट होनी चाहिए, तब जाके आपका फोर लेटर का वर्ड बनेगा। तो बस वेज के मल्टीप्लाई कर दो, ये चार तरीके से हो रही थी, ये तीन तरीके से हो रही थी, ये दो तरीके से हो रही थी, वन तरीके से हो रही थी, तो ये 24 वेज आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? मैं इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ अभी, आगे हम इतनी डिटेल में सोल्व नहीं करेंगे, आगे हम डायरेक्ट 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 आंसर ला देंगे। ये इसको जो समझ जाएगा बच्चा, इसमें मैंने दोनों थ्योरम यूज करी हैं, यहाँ पे मैंने एडिशन थ्योरम यूज करी है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज की है, और मैंने लिख के भी बताया है। 4
यहाँ पे भी और आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो और। तो जहाँ पे और वाली फीलिंग आएगी एडिशन लगेगा, जहाँ पे एंड वाली फीलिंग आएगी मल्टीप्लिकेशन लगेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन ओवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं। बेसिक काउंटिंग, देखो बेसिक काउंटिंग से किया हमने ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फोर फ्लैग्स है आपके पास ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, डिफरेंट कलर के हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर, ठीक है। देखो आपके पास 4 फ्लैग है, फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, राइट। 4 फ्लैग है आपके पास, जैसे 4 लेटर थे ऐसे 4 फ्लैग है। इफ ए सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ टू फ्लैग, 2 फ्लैग यूज कर सकते हो आप, 2 फ्लैग ही यूज कर सकते हो। वन बिलो द अदर बोल रहा है तो हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे हमने एक झंडा सा बना दिया इसको, ठीक है। तो 2 प्लेस है। अच्छा, वन बिलो अदर करूं या ऐसे करूं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस केस के लिए, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे भी लिख के फिल कर सकता हूँ समझाने के पॉइंट से, लेकिन वो ऐसे बोल रहा है एक के ऊपर एक, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये इवेंट E1 हो गई, ये इवेंट E2 हो गई। इवेंट E1 को फिल करने के तरीके हैं 4 तरीके, क्योंकि 4 ही फ्लैग है आपके पास। जब यहाँ पे एक फिल हो जाएगा, इवेंट E1 को करने के तरीके 4 तरीके हैं, ठीक है। जब यहाँ पे एक फिल हो जाएगा तब कितने तरीके बचे आपके पास? 3 तरीके बचे क्या? क्योंकि एक ऑलरेडी फिल हो चुका है, 2 यूज करने हैं मुझे, 4 में से 2 यूज करने हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझो, मैं आपको सिंपल समझ, लेट से ये ग्रीन कलर है, अगला रेड है, इससे अगला येलो है, इससे अगला व्हाइट है, ठीक है। ये 4 है। तो सिग्नल कैसे बनेंगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि रेड ग्रीन ये एक सिग्नल है, ठीक है। येलो व्हाइट ये भी एक सिग्नल है। तो ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ऐसे ऐसे तरीके बन रहे हैं हमारे, राइट। तो ऐसे काउंट ना करने के बजाय हम डायरेक्ट सिंपल अपना फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे काउंटिंग की और आंसर निकाल लेंगे। तो पहले प्लेस को या पहली इवेंट को करने के तरीके हैं 4 तरीके, क्योंकि 4 फ्लैग हैं, कोई भी उठा के रख दो, चॉइस है आपके पास, चारों में से कोई भी रख। अच्छा, किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पहले में इसको ही क्यों फिल कर रहा हूँ। आप कोई भी कर लो, आप नीचे से स्टार्ट कर लो या ऊपर से, पहले जो भी ऑप्शन आप फिल करोगे उसके आपके पास 4 तरीके होंगे, दूसरे ऑप्शन को फिल करने के आपके पास हमेशा एक तरीका कम हो जाएगा, 3 तरीके बचेंगे, राइट। तो 4 इंटू 3 12 इज, यहाँ पे वही इवेंट E1 भी होनी है और इवेंट E2 भी होनी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग रहा है, ठीक है। दोनों इवेंट होनी है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज हो रही है। तो 12 इज आपके आगे। एक लास्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझने के लिए, जो कि मैंने आपका एक्सरसाइज से लिया है, क्वेश्चन नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये आपने डिजिट लिख ली, ठीक है। तो ये 10 डिजिट हो गई आपके पास, और इंडिया में 10 डिजिट से ही मोबाइल नंबर होते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये 5 डिजिट का बोल रहा है। हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन कम है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि वाई टेलीफोन नंबर्स आर ऑफ 10 डिजिट्स। और अभी बात चल रही है, बात का वो करना ही पड़ेगा, बात चल रही है वो करना ही पड़ेगा, शायद वो 11 डिजिट्स पे हो जाए। इसका लॉजिक मैं आपको अभी बताऊंगा, जब ये क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे। तो 10 डिजिट्स के नंबर ही क्यों होते हैं या 11 डिजिट्स के ही नंबर क्यों होते हैं,
उसके मल्टीपल रीजन है, लेकिन एक रीजन जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लिंक करेगा, राइट। तो 5 डिजिट का बनाना है, तो 5 डिजिट मतलब 5 बॉक्स। तो जितने बॉक्स का आपको नंबर बनाना है उतने का बॉक्स बना लो। तो ये हो गया इवेंट E1 हो गया, E2, E3, E4, E5। वही मैंने कहा, इधर से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो, डजेंट मैटर, पहले कहीं से भी स्टार्ट करो, आपके पास हमेशा सारे ऑप्शंस रहेंगे, राइट। तो 10 डिजिट है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज हो याद है, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक किए हैं वहां पे सब कुछ डिफरेंट था, सारे ऑब्जेक्ट्स, डिजिट्स, लेटर सब डिफरेंट थे, ये याद रखना है यहाँ पे कि डिफरेंट लेटर यूज हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वर्ड होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, काम तो करेगी लेकिन थोड़ा अलग लॉजिक हट के होता है, फिर वो सारे लेटर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन अलग चीज है, डिफरेंट जब मैं कह रहा हूँ तो वो अलग चीज है, राइट, उसको देखेंगे बाद में, वो आगे आएगा, डिस्कस करेंगे। ओके, सो 10 डिजिट्स हैं, कहीं से भी फिल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस बार राइट हैंड साइड से फिल करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमेशा लेफ्ट साइड से ही फिल कर रहे हैं, सेम ही आंसर आएगा। तो इस E5 को फिल करने के तरीके आपके पास 10, क्योंकि आपके पास 10 डिजिट है, ठीक है। अच्छा, उसने क्या बोला है, नंबर इफ सच नंबर स्टार्ट विद 67। ओके, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है जो मैंने नहीं पढ़ी, 67 से डिजिट स्टार्ट होना चाहिए, राइट, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये भी लिखा हुआ है, तो इसको हाईलाइट कर लिया करो। क्वेश्चन पढ़ने का देखो तरीका ये होता है, जैसे मैंने मिस कर दिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे हाईलाइट करते चलो कि क्या क्या की पॉइंट है, कि देखो यहाँ से मिला मुझे 10 डिजिट मिली, दूसरा मुझे 5 डिजिट का ही टेलीफोन नंबर बनाना है, तो मैंने उसको हाईलाइट किया, 10 डिजिट है, 5 डिजिट है, नंबर स्टार्ट विद 67, नो डिजिट एपीएस मोर देन वंस, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए इस 10 को हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, यहाँ पे उसने तुम्हें एक कंडीशन दे दी, अभी तक हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आ रही थी, मैं कैसे भी फिल कर रहा था, उससे मुझे मतलब नहीं था, लेकिन उसने क्या बोला इस बार कि पहले प्लेस पे 6 आएगा, दूसरे प्लेस पे 7 आएगा, ये फिक्स है, ये फिक्स हो गए। जब ये फिक्स हो गए, अब आपके पास केवल 3 ही बॉक्स खाली हैं क्या, या 3 ही प्लेस खाली है क्या फिल करने के लिए, तो इनको आप हटा दो, ये फिक्स है, इसकी 6 और 7 से ही नंबर स्टार्ट होगा। इसको तो E1 बोल देते हैं, फिर इसको E2 बोल देते हैं, इसको E3 बोल देते हैं, राइट। चलो, 3 प्लेस है यानी कि आपके पास, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, E1, E2, E3। जब 10 में से 10 डिजिट में से 2 डिजिट यूज हो गई, 6 एंड 7, तो अब आपके पास कितनी डिजिट है, 8 डिजिट है, राइट। अब आपके पास कितनी डिजिट है, 8 डिजिट है। ये 6 7 फिल हो चुका है, ये मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बस कि 6 7 यहाँ फिल हो गए, ठीक है। ये इवेंट में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये फिक्स हो चुके हैं, जो चीज़ फिक्स हो जाती है वो काउंट नहीं होती इवेंट में। अब इवेंट E1, E2, E3 ये 3 बची है, 5 नहीं बची, ये फिक्स हो गए हैं, राइट। तो मुझे इसको फिल करना है, थर्ड प्लेस को। अब 8 तरीके हैं, क्योंकि 2 डिजिट यूज हो गई, इसको फिल करने के 8 तरीके। मैं इधर से स्टार्ट करूं लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, इसको भरने के 8 तरीके। तो जब मैंने 8 तरीके से भरा, यानी कि एक डिजिट यूज कर ली, तो अब मेरे पास नेक्स्ट इवेंट के लिए 7 डिजिट बची, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। फिर जब अगले इवेंट के नंबर आया, तो एक डिजिट और यूज हो गई, तो अब मेरे पास 6 डिजिट बची, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। 3 इवेंट थी केवल, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि तीनों इवेंट होनी चाहिए, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, दिस इज द आंसर। अब कोई बच्चा ये गलती ना कर दे, इसलिए मैंने इसको आपको बोला कि ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये चीज, ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया कि 6 7 प्लेस हो गए हैं,
एक्चुअल में इसका अगर मैं बॉक्स से समझाऊं आपको, जब मैंने बोला यहाँ पे 6 7 आ गए तो मैं इसको 6 और 7 को ऊपर लिख रहा हूँ, ये नंबर है, तो यहाँ पे मैं वेज फिक्स करूंगा, वेज फिल करूंगा, राइट। तो ये दोनों प्लेस फिक्स हो गई। देखो जब ये फिक्स हो गया यानी कि यहाँ पे 6 आएगा, तो अब सपोज करो जब मैं आपको कह रहा हूं कि पहले प्लेस पे 6 आएगा, तो आप क्या करोगे, 6 को उठाओगे और यहाँ पे रख दोगे। तो एक ही तो तरीका है ये करने का, ये काम करने का केवल एक ही तरीका है कि आपने 6 उठाया, उठा के रख दिया, दैट इज वन वे। फिर मैंने आपको बोला सेकंड प्लेस पे 7 आएगा केवल, तो आपने 7 को उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो ये भी तो एक तरीका है ना, कि आपने 7 उठाया और रख दिया, कोई और तरीका नहीं है, एक तरीका है उठा के रख दिया। तो यहाँ एक एक तरीके से फिल हो गया। बाकी तरीका आपको पता ही है कि बाकी 8 नंबर थे, फिर 7 थे, फिर 6 थे। तो अब इनके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो वही एक ही बात है, दिस इज द वेज, राइट। ओके, नंबर कैसे अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि 10 डिजिट की डिजिट ही क्यों होती है इंडिया में, अब सपोज करो 10 डिजिट का बॉक्स बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, ठीक है। तो देखो जब मैं बोलूंगा कि रिपीटिशन अलाउड है, अभी फिलहाल के लिए मान लो कि रिपीटिशन अलाउड है, कि यानी कि 10 की 10 ये केस हो गया, रिपीटिशन इज अलाउड। मोबाइल नंबर, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, ठीक है, क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वाई 10 डिजिट नंबर आर यूज्ड इन इंडिया, और अभी 11th होने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो जब रिपीटिशन अलाउड होती है, तो पहले प्लेस को भरने के 10 तरीके हैं, दूसरे को भरने के भी 10 ही तरीके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आपने 2 फिल किया पहले प्लेस पे, दूसरे पे अगले पे भी 2 फिल कर सकते हो, राइट। जैसे आपके नंबर होते भी हैं हमारे, जैसे सपोज करो ये किसी का नंबर है 2323, राइट। तो यहाँ पे देखो रिपीट हो रही है डिजिट, 2 2 ही 4 बार आ गए, तो ये मैं कह रहा हूँ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10 10 तरीके ही होंगे, हर प्लेस को फिल करने के तरीके होंगे, 10 तरीके ही होंगे, ठीक है। तो 10 10 तरीके होंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 10 टू दी पावर 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10, इतनी पॉपुलेशन को ही आप यूनिक नंबर दे पाओगे, इतनी पॉपुलेशन को ही आप यूनिक नंबर दे पाओगे, राइट। इतनी पॉपुलेशन को ही, जैसी पॉपुलेशन इस नंबर से बड़ी हो जाएगी, आपको एक डिजिट और ऐड करनी पड़ेगी, ताकि हर पर्सन को यूनिक नंबर, मोबाइल नंबर दिया जाए, ठीक है। इसलिए ये 11 डिजिट का फोन नंबर फ्यूचर में हो सकता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ऐसे ऐसे मोबाइल नंबर बढ़ेगा, क्योंकि सबको यूनिक मोबाइल नंबर जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपका नंबर और मेरा नंबर सेम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। आपका और मेरा मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकता, वो यूनिक है, आपका अलग है, मेरा अलग है। तो जब पॉपुलेशन इस नंबर से बड़ी हो जाएगी, जिस दिन भी हो जाएगी, पॉपुलेशन से मतलब है यहाँ पे जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर है, राइट। क्योंकि पॉपुलेशन में तो छोटे बच्चे भी काउंट होते हैं ना, उनके पास थोड़ी ना सिम है। तो जब पॉपुलेशन से मेरा मतलब है जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर है, जितने सिम हैं, जितने इतने सिम यूनिक नंबर के जिस दिन सेल हो गए मार्केट में, ठीक है, और सबके सब एक्टिव हैं, इससे एक भी नंबर ज़्यादा हुआ तो उसको सिम देने के लिए मुझे 11 डिजिट का इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा इंडिया में। तो बाद में देखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, ठीक है। जब रिपीटिशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमने एक बेसिक पढ़ाया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
इसकी मैं आपको ये एनोटेशन के साथ ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। जिसको चाहिए कमेंट बॉक्स में यस लिख दे, मैं उसको पर्सनली वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, वाया टेलीग्राम शेयर कर दूंगा। मैं आपको एक बार पीपीटी और दिखा देता हूँ कि हाउ आवर पीपीटी लुक्स। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट पार्ट है परमुटेशन, पढ़ेंगे हम आपका। देन केसेस हैं, थ्योरम 1, देन फैक्टोरियल, देन फैक्टोरियल के थोड़े से एक्सप्लेनेशन, देन डेरिवेशन, देन थ्योरम 2, देन डिफरेंट केस, देन थ्योरम 3, 4 कॉम्बिनेशन, थ्योरम 5, कुछ थ्योरम 5 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेरिवेशन होंगे, थ्योरम 6, और फिर ख़त्म चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसको ध्यान से पढ़ो, क्लास 12 के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें इसको ध्यान से कि मैं कैसे कॉम्बिनेशन, मेनली आपको जो क्लास 12 के बच्चे हैं, जब मैं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को मिला के क्वेश्चन बनाऊंगा वो देखें। इस लेक्चर को भले ही आप स्किप कर दो, इट्स ओके, पर 11th के बच्चे ना करें, वो पूरा देखें। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।